बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदय भूल गई कि साग भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां दी, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। क्लास लोग अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में एक पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें बताना, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने ही देश के लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारा मुल्क नहीं, इस पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद। आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है। कभी हाथरस जैसी घटना होती है, कहीं स्कूल के बच्चे ने सवर्णों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है, मूछें बढ़ाई तो पिटाई, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो आपत्ति। किस विकास की दिशा में जा रहे हैं आप? हर किसी को अध्यक्ष महोदय अपने धर्म पर अभिमान होना लाजिम। एक सरकार की कहनी और कथनी और करनी में कोई अंतर ना रह जाए। सरकार ने गरीब परिवारों को पक्के घर देने की बात की, लेकिन महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में लगभग 5 लाख देशवासी ऐसे हैं जिनके घरों पर अनऑथराइजेशन का खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह है डिफेंस का रेड जोन। अध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि जिन अंग्रेजों से आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं उन्हीं अंग्रेजों के जमाने का कानून है डिफेंस एक्ट 1903 और उसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ में डिफेंस ने रेड जोन लगाया है, उसकी मर्यादा है 2000 यार्ड। और जो आजाद हिंदुस्तान ने कानून अपनाया, यूएन का स्टेक रेगुलेशन जिसको 2005 में अमेंड किया गया, उसके अनुसार रेड जोन की मर्यादा 2000 यार्ड नहीं बल्कि सिर्फ 270 से 500 मीटर होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर अमृतकाल में पिंपरी चिंचवड़ तथा देश के अन्य 13 राज्यों में यह समस्या है, वहां 500 मीटर के आगे रिस्ट्रिक्शंस हटाकर देशवासियों को राहत मिले। इन्हीं अंग्रेजों के जमाने की एक संस्था है अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की जो प्रेरणा है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जन्मस्थल किले शिवनेरी पर आज तक परमानेंट भगवा ध्वज नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो सरकार आर्टिकल 370 हटा सकती है, क्या वही सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों में सुधार लाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं कर सकती? राष्ट्रपति महोदय ने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, लेकिन एक पॉलिसी पैरालिसिस पिछले 3-4 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूं इस सदन में। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि बुल यानी बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हटाया जाए। अब यह भी अचरज की बात है कि हम गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं और गोवंश की वृद्धि के लिए जो अत्यावश्यक है उस बैल को हमने शामिल कर रखा है बाघ, शेर, बंदर और भालू इनकी सूची में। और अध्यक्ष महोदय, बीफ एक्सपोर्ट में जो अपना देश 10वें पायदान पे था वो अभी 3रे पायदान पे गया है। तो क्या सरकार को इसमें अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की बू नहीं आती? और यही वजह है कि बार बार जलीकट्टू, रेकला तथा महाराष्ट्र की शान बैलगाड़ा शर्यत पर पाबंदी लगाने के लिए इसी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के कुछ गुर्गे बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हमारी संस्कृति, परंपरा तथा देशी गोवंश के रक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाली इस पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आकर तुरंत बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हमें बाहर निकालना चाहिए। दूसरा एक पॉलिसी पैरालिसिस है जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों की भलाई की बात की। एक बड़ा इशू है वो है लेपर्ड की बढ़ती हुई संख्या। आज महाराष्ट्र में रात में 3 फेज लाइट नहीं है तो पानी देने के लिए किसानों को रात में जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी किसान पर लेपर्ड का हमला होता है। और ये लेपर्ड के लिए जो ग्रेसेस ग्रासलैंड है ये हम तो अभी बना नहीं सकते, तो लेपर्ड्स के लिए एक पॉलिसी लाके उनके रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने लोकतंत्र की जननी कहकर देश का सम्मान किया, लेकिन उसी लोकतंत्र में मेरे सहयोगी सांसद जो सामरिक दृष्टया अति महत्वपूर्ण लक्षद्वीप आइलैंड से चुनकर आए हैं, उन मोहम्मद फैजल जी के साथ होता अन्याय दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेशन कोर्ट वर्डिक्ट देता है और इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बाई इलेक्शन का नोटिस भी निकलता है। हाई कोर्ट की अपील का इंतजार भी नहीं किया जाता। हाई कोर्ट में अपील की जाती है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसमें सेशन कोर्ट के डिसीजन को खारिज किया जाता है और आज 13 दिन हो गए, लेकिन मेरे सहयोगी सांसद मोहम्मद फैजल जी को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनका डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक रिवोक नहीं किया गया। मेरी सदन से मांग है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक किया जाए और लोकतंत्र की शान और लक्षद्वीप के अपने देशवासियों का विश्वास दोनों को बचाया जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर पहुंचने की बात की और हम सभी को गर्व है इस बात का।
लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में एक पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी। अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है। इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि प्रभावी व्यक्तियों का नुकसान विरोधियों से ज्यादा उनके अनुयायी करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है और इसीलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों से और सवाल पूछने के बजाय में मशगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से सावधान रहने में ही देश हित है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। और G20 का लोगो देखिए तो बहुत ही प्यारा लोगो है, जिसमें हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं वहां संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि है। संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पसायदान करके आता विश्वात्मके लाहो जोजे वांछीलतो ते लाहो ये कहा है, लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने ही देश के लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारा मुल्क नहीं, इस पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते थे और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद। आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है। कभी हाथरस जैसी घटना होती है, कहीं स्कूल के बच्चे ने सवर्णों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है, मूंछें बढ़ाई तो पिटाई, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो आपत्ति। किस विकास की दिशा में जा रहे हैं आप? हर किसी को अध्यक्ष महोदय अपने धर्म पर अभिमान होना लाजमी। 1 मिनट सर, लास्ट। हर किसी को धर्म पर अभिमान होना लाजमी है, लेकिन धार्मिक अभिमान जब धार्मिक उन्माद पर उतर आता है तो इस अमृतकाल में जो हलाहल पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके परिणाम कौन भुगतेगा? राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो सपना दिखाया वो सच होने के लिए हर देशवासी को यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि यह देश सिर्फ 38% वोट बटोरने वाली किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बाकी 62% देशवासियों का भी है। इस सच का सम्मान हो। भगवे से किसी को परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवा तिरंगे में से एक रंग है, इसी का सबको एहसास हो। दहलीज के अंदर कोई ईश्वर, अल्लाह, यीशु किसी की भी उपासना करे, दहलीज के बाहर कदम रखते ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। पंथ, प्रांत और धर्म से जुड़ी भावनाओं का जरूर सम्मान करे, लेकिन हर देशवासी की सर्वोच्च भावना राष्ट्र प्रथम हो। तभी अमृतकाल का अमृत अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। डाल डाल पर फिर सोने की चिड़िया का बसेरा होगा और इस अमृतकाल में मेरा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। जय हिंद, धन्यवाद।